सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। इस सभ्यता में तांबे का प्रयोग किया गया। तांबा यहाँ के लोगों के जीवन में एक नई समृद्धि लाया और तांबे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इन्होंने उसमें शीशे को मिलाकर कठोर धातु का उपयोग किया, निर्माण किया, जिसे कांसा कहते हैं। क्योंकि तांबे का उपयोग हमारे भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी में मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी में उसका परिष्कृत रूप है कांसा निर्माण कर कठोर धातु का निर्माण किया गया। और इससे पहले मेसोपोटामिया जो कि इराक, वहाँ तांबे का उपयोग हो चुका था। कांसा उपयोग में लाने के कारण यह सभ्यता अधिक विकसित हुई और नगर बने, बड़े बड़े नगर, व्यापार और उन्नति का वो स्तर इस सभ्यता में देखने को मिला जहाँ मानव जीवन एक सभ्य मानव जीवन कहलाया। परंतु इस सभ्यता का उदय अचानक नहीं हुआ। इसे भी हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं: प्राचीन हड़प्पन सभ्यता, अर्ली या नवीन हड़प्पन सभ्यता और मैच्योर या पूर्ण मैच्योर हड़प्पन सभ्यता। मैच्योर हड़प्पन सभ्यता में मोहनजोदड़ो और नगरीय विकास हुआ। इसी के आधार पर नगरीय सभ्यता का संपर्क व्यापार से हो गया और यह स्वरूप अति उच्च नगरीय स्वरूप में बदल गया। नगरीकरण होने के मुख्य कारण थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अत्यधिक अनाज उपजा लेते थे। इनके यहाँ कृषि व्यवस्था उन्नत थी, साथ ही निपुण कारीगर उपलब्ध थे। कारीगरों ने भी उन्नति के साथ साथ अच्छे कारीगर, साथ में वहाँ पे मजदूर वर्ग की अधिकता थी, जिसे कह सकते हैं मानवीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। तो ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति के पास होती हैं, जिस सभ्यता के पास होती हैं, तो फिर वो अपनी ऊर्जा को, अपने द्वारा उत्पादन किए गए अनाज को, वस्तुओं को क्या करता है, व्यापारिक गतिविधियों में लगा लेता है। तो इस कारण से इस सभ्यता को मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध हो गया और जब मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध हो गया तो ये सभ्यता और उच्च स्तरीय बन गई। जीवन उच्च स्तरीय होने के कारण, व्यापार का निरंतर संबंध होने के कारण यहाँ पर 7 बड़े नगर तथा विभिन्न कस्बों की स्थापना हुई। इनमें से 4 नगर वर्तमान में हिंदुस्तान अर्थात भारत में पाए जाते हैं और ये चारों नगर इस प्रकार हैं। नंबर 1 लोथल। धौलावीरा, नंबर 3 कालीबंगा, और नंबर 4 बनावली। ये कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, चाहे तो लिख लें हनुमानगढ़ जनपद राजस्थान। और ये बनावली जो है ये
हिसार, और ये है हरियाणा का जनपद, वो हिसार जनपद जो है हरियाणा का है। ये 4 बड़े नगर जो कि वर्तमान में हिंदुस्तान में हैं ये हैं। उसके साथ साथ अन्य छोटे कस्बे जो इस प्रकार हैं। सुरकोटदा, ये कच्छ जनपद गुजरात में है। मुंडीकाक, ये अफ़गानिस्तान का एक जगह है। गुमला, बलूचिस्तान पाकिस्तान। आमरी, यह भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का है। और ये है कुल्ली, यह पाकिस्तान में है। और एक है डाबरकोट, ये भी पाकिस्तान का है। कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान का है। इस प्रकार से कई छोटे छोटे कस्बे जो हैं उस सभ्यता के अभी मिले। एक मेरठ के पास एक जगह है, नाम तो मैं ध्यान नहीं आ रहा है। मेरठ के मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये सभ्यता मतलब फैली हुई थी। तो मेरठ के पास एक जगह मिली है अभी ताजी उत्खनन कार्य में। इस प्रकार से ये कुछ कस्बे और कुछ हैं। हाँ, अब इसकी विशेषताएं और अन्य चीज़ें उन पर हम प्रकाश डालेंगे। प्रमुख विशेषताएं जिनमें मकानों का निर्माण, रास्ते, तो इनका निर्माण जो है आधुनिक शैली में किया गया था। जैसे सभी बस्ती जो थी उनके चौराहे जो है समकोण पे काटते थे, अर्थात ग्रिड आकार की संरचना थी। नालियाँ, जो घरों से गंदा पानी निकलता था उसमें नालियाँ जो थीं वो पटी हुई थीं, खुली नालियाँ नहीं थीं। गंदा पानी निकलने के लिए पटी हुई नालियों का प्रयोग किया गया था। मकानों को निर्माण कार्य में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तांबे और कांसे, इस सभ्यता में तांबा और कांसा दोनों का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ मैंने बताया कि मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापारिक अच्छा संबंध था। और हड़प्पा जो है एक पुरातात्विक स्थल है। और इस हड़प्पा की हम लोग पहले पुरातात्विक संरचना जानेंगे। हड़प्पा के जो पुरातात्विक संरचना में प्राप्त हुआ है उसमें 2 टीले हैं, एक ऊपर टीला और एक नीचे टीला। ऊपर वाले टीले पे उसके चारों तरफ 4 दीवारी, अर्थात जैसे किसी राजा का किला होता था उसके चारों ओर एक बाउंड्री, किला और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री। इसी प्रकार से ऊपर वाला जो टीला है उसमें क्या किया गया है, टीले के चारों ओर एक 4 दीवारी ऊंची ईंटों की बना के रखी गई है। किलेबंदी से कहेंगे। इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 45 फीट के आसपास होगी। इस जो 4 दीवारी की चौड़ाई है वो 45 फीट तक है। कुछ विद्वानों को मानना है कि ये कोई दीवार 4 दीवारी नहीं है, जबकि ये माना गया कि एक बांध है जो कि नदी से जो बाढ़ आती थी उसको रोकने के लिए, ताकि यहाँ तक ना पहुँच सके। अच्छा, इसके साथ ही नीचे का जो टीला है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस टीले में और हाँ, इस 4 दीवारी में एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर जैसे कोटर, बुर्ज जिन्हें कहते हैं, वो प्राप्त हुए हैं। और जो नीचे टीला बना हुआ है फ्लोर, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। ये सामने ज़रूर है, साथ ही ये रावी नदी है। वैसे तो रावी नदी का जो मुहाना है, मतलब मुहाना नहीं कहेंगे, ये निकट है। तो ये जो नीचे का टीला है इसमें टीला ज़रूर है परंतु इसमें कोई ऐसी बाउंड्री वगैरह नहीं है। और एक जॉन मार्शल जो पुरातत्व के बारे में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने इस टीले को कुली आवास कहा। क्या कहा? कुली आवास।
और ये जो है इसमें सम्भ्रांत लोग रहते थे, उच्च वर्गीय लोग रहते थे। और ये शायद ऐसा हो कि यहाँ वर्कर मजदूर आदि आदि रहे हों। तो यहाँ इस नीचे टीले में 15 छोटे छोटे मकान हैं, और ये मकान बहुत छोटे हैं, मतलब 80-90 वर्ग फीट, मतलब छोटे मकान 80-90 वर्ग फीट के। एक छोटा सा बरामदा, वो कमरा और बरामदा आंगन, ये मतलब तीनों मिले हैं 15 इन जो मकानों में, कमरा बरामदा और आंगन। इसमें हड़प्पा में ये देखा गया है स्पेशली कि यहाँ मकानों के अंदर पानी के स्रोत नहीं है। उसका एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि नदी है, तो ये लोग शायद पानी जो है वो कहाँ से, नदी से प्राप्त करते थे। तो हाँ, कुछ सार्वजनिक कुएं जरूर हैं, जो हो सकता है कि सार्वजनिक हों या कुछ सम्भ्रांत लोगों के लिए हों। और एक खास बात यह है कि इनके पड़ोस में, ये जो नीचे का टीला है, इन मकानों के पड़ोस में चबूतरे हैं, और इन्हीं चबूतरों के मध्य में एक जगह है, कोटर है, जहाँ से अनाज की राख प्राप्त हुई। और यहीं वो है क्या, अन्नागार, अन्नागार जहाँ अन्न का भंडारण किया गया। तो इन दोनों के मध्य, अन्नागार और इनके मध्य लगभग 23 फीट का गैप है। और ये अन्नागार जो है इधर है, इधर नहीं है, इधर है। इनका मुख किधर को है, रावी नदी की ओर। अर्थात यहाँ जो अनाज इन कुली या मजदूरों के वगैरह जो इकट्ठे किया जाता था, अर्थ हो सकता है कि इस अनाज को ये लोग आटा बना के मतलब सप्लाई करते हो, जो इनमें स्टोर किया जाता था। और इनके मुख किधर है, नदी की ओर। और जब नदी की ओर मुख किए हैं, इसका मतलब है कि व्यापार जो है वो यहाँ से इन नदी के माध्यम से होता था। तो ये एक प्रमुख कारण है कि इन अन्नागारों का मुख नदी की ओर है, वहीं से सीधा स्टोर किया गया यहाँ से, और इसके माध्यम से वो क्या नाम, नौका द्वारा ये बाहर को सप्लाई। हड़प्पा के बारे में आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इसकी जो कहना चाहिए खोज वो कैसे हुई, इस संबंध में एक हड़प्पा का पता जो है सर्वप्रथम लाल्स मैसन ने लगाया था। और वहाँ से कुछ टूटे फूटे बर्तन और अन्य जो चीज़ें मिली हों उनको इकट्ठा किया, और एक शोध पत्र 1826 में तैयार किया, और उसको सरकारी विभाग को दिया गया। उसके बाद एक कलिंघम हुए हैं, इन्होंने भी एक शोध पत्र दिया है इसकी खोज में। परंतु 1856 में क्या हुआ कि एक जॉन ब्रांटन है शायद, और विलियम ब्रांटन को यहाँ से रेलवे लाइन बिछाने का ठेका दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन, उस समय आज जैसे आधुनिक साधन तो थे नहीं, वहाँ कुछ चीज़ें खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो जो टीला है, ऊंचाई वाला जगह, वो मिल गया। और इन्होंने वहाँ से क्या किया, वो जो पक्की ईंटें थी, चूँकि हड़प्पा सभ्यता में हर जगह निर्माण कार्य पक्की ईंटों से हुआ, तो इनको हाँ वो पक्की ईंटें मिल गई। और इन्होंने क्या किया, उसको टीलों को खोदा और रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन ईंटों को वहाँ से लगातार निकाल लिया। और इससे हुआ ये कि पुरातात्विक साक्ष्य जो थे, पुरातात्विक संरचनाएं जो थी, वो सब डिस्टर्ब हो गई, गड़बड़ हो गई, टूट फूट गई। तो उसके बाद में जो 1900 शायद 12 में शायद संभवतः ऐसा है कि पुनः एक शोध पत्र प्राप्त हुआ, और उस शोध पत्र के बाद ही 1922-23 में दयाराम साहनी ने व्यवस्थित तरीके से उत्खनन कार्य कराया। अब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो को मोअन
मोहनओदड़ो। मोहनओदड़ो अर्थात मुर्दों का टीला। ये जो है शहर मोहनजोदड़ो, ये टीला सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा में 2 टीले मिले थे, परंतु यहाँ जो है वो टीले हैं 3 टीले। सबसे नीचे का टीला जो है वो ठोस टीला है। कैसा है? ठोस टीला। मतलब इसमें जो है कोई रहता नहीं था, कच्ची या मिट्टी इकट्ठा की हुई थी, इसलिए ये टीला है। और ये कच्चा टीला जो है, इसी टीले के ऊपर काफ़ी ऊंचाई करने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, क्योंकि सिंधु नदी पड़ोस में है तो बाढ़ आना स्वाभाविक है। तो बाढ़ से रक्षा के लिए इसके ऊपर निर्माण किया गया। और टीले के ऊपर जो है कुषाण काल में, ये लगता है कि 1ली-2री शताब्दी के आसपास का है, एक स्तूप का भी निर्माण किया गया। और आगे चलकर ये स्तूप भी एक टीले में बदल गया। हाँ, इसकी खोज के संबंध में ऐसा माना जाता है कि राखल दास बनर्जी जो है वो सिकंदर, चूँकि ये जगह जो है ये हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ती है, तो सिकंदर का आक्रमण इधर ही से हुआ था। तो सिकंदर के आक्रमण के विजय स्तंभ खोजने के प्रयास में थे, परंतु उन्हें यहाँ कुषाण कालीन जो है वो स्तूप मिला, जो कि बाद में टीले में बदल गया। उसके बाद जब यहाँ उत्खनन हुआ सही से, तो क्या मिला? हड़प्पा जैसी सभ्यता का जो है उदय हुआ, अर्थात प्राप्त हुई, और मोहनजोदड़ो नाम इसका हुआ। हालांकि इनसे पहले भी कुछ ऐसा माना जाता है कि चार्ल्स मैरिसन कोई रहे होंगे, उन्होंने भी भविष्यवाणी की थी कि यहाँ संभव है कि कोई मतलब सभ्यता, कोई नगर ऐसा हो। इसका उत्खनन काल जो है 1922 और हैं राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी जो है इन्होंने प्रारंभ कराया। इसके साथ ही इन्होंने लंबे समय तक कार्य नहीं किया। इन्होंने जो है कुछ समय बाद जॉन मार्शल, पुरातत्व विभाग के जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उन्हें इसका कार्य दे दिया गया। किसको? जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल, ठीक है। तो अब जॉन मार्शल जो हैं, इन्होंने ही इस पूरी सभ्यता को नाम दिया 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के पड़ोस में है। और उन्होंने अध्यक्ष होने के कारण इस नगर का मोहनजोदड़ो या मुर्दों का टीले नाम से जाना जाता होगा उस समय। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी सभ्यता को ही इसी के नाम से, सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया। उसके बाद में दोबारा 1931 में शायद दोबारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो इसमें कुछ अन्य भी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, काशीनाथ और एक दो और विद्वान लोग हैं जो उस समय इस कार्य में लगे। मोहनजोदड़ो के जो टीले हैं उसमें मैंने बताया था कि मैन टीला, जो कि कैसा है, कच्ची मिट्टी का टीला है, और उसके ऊपर इसका निर्माण हुआ। तो ऊपर का जो टीला है उस पर, इसी टीले पर जो है विशाल स्नानागार और अन्य महत्वपूर्ण जो भवन हैं वो मिले हैं। अच्छा, विशाल स्नानागार जो है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि इनकी सभी ईंटों को डामर, तारकोल जिसे हम कहते हैं,
डामर का उपयोग किया गया जोड़ने में। साथ ही जल निरोधक, यानी जल जो है उसमें रुका रहे, उसके लिए किया गया। और ये जो स्नानागार है इसमें जो पाउंड यानी तालाब है, तो इस तालाब के 3 ओर से छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं और इन कोठरियों में पानी के नल अर्थात पानी का साधन है। इससे साबित होता है कि इन कोठरियों में स्नान किया जाता होगा या अथवा ये धार्मिक किसी अनुष्ठान में प्रयोग किया जाता होगा। और वर्तमान समय में जो चीज़ें उभर के आ रही हैं उसमें एक नई बात सामने लाई जा रही है कि ये विशाल स्नानागार जो विदेशी व्यापारी आते थे उनके नहाने के लिए, मनोरंजन के लिए भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है वर्तमान विद्वानों के अनुसार। स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक बहुत बड़ा भवन और है। यह ऐसा मानते हैं कि किसी पुजारी का आवास होगा, किसी बड़े अधिकारी का आवास होगा। और करीब इसमें 5 दरवाजे हैं, परंतु इसमें जल स्रोत नहीं है। चूँकि जल स्रोत स्नानागार पड़ोस में है, पास में है, तो इसलिए जल स्रोत इसमें नहीं है। और ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है ये कोई सामाजिक भवन हो, जैसे हॉस्पिटल नहीं तो कोई विद्यालय। ठीक है, तो इसके साथ ही इस जगह के जस्ट पश्चिम में अन्नागार है, मतलब अन्न भंडार है। साथ ही एक विशेष बात यह है कि केवल मोहनजोदड़ो में लकड़ी निर्माण कार्य में लकड़ी का भी उपयोग किया गया है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के किसी अन्य शहर में लकड़ी का उपयोग बहुत कम किया गया है। अच्छा, इसका मोहनजोदड़ो का जो दूसरा नीचे का जो टीला है वो एक बड़ा शहर है। इसमें ग्रिड आकार की संरचना, मैंने पहले ही कहा सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो ग्रिड आकार की संरचना प्राप्त होती है। तो ये बड़ा शहर है, ग्रिड आकार की संरचनाएं हैं और मकानों को सामूहिक रूप से मोहल्लों में बनाया गया है। इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि 7 8 अथवा 9 10 मोहल्ले हो सकते हैं। और ये गलियां 5 फीट चौड़ी हैं। यहाँ 30 गलियां हैं लगभग, और ये सभी 5 फीट चौड़ी हैं। उसके साथ साथ जो मुख्य मार्ग हैं इन गलियों को जोड़ने वाले, उनकी चौड़ाई अधिक है, वो 30 फीट है। साथ साथ जो एक मुख्य रोड है वो अन्य रोडों की अपेक्षा काफ़ी ऊंची है, इसकी ऊंचाई अधिक है। और उस रोड की चौड़ाई भी अन्य इसे सामान्य रोड जो जिसकी चौड़ाई 30 फीट है, परंतु उस ऊंचे रोड की चौड़ाई 33 फीट है। ये काफ़ी अलग प्रकार का रास्ता है। और सड़क पर जो है दोनों तरफ ऊंचे चबूतरे टाइप में, जैसे नहीं अपने यहाँ हाट बाजार में बने होते हैं जो दुकानें थोड़ा ज़मीन से ऊपर चबूतरों पे लगाई जाती हैं। हो सकता है वहाँ छोटा मोटा कोई मार्केट हो या पूरे शहर का एक बड़ा मार्केट हो जिसमें अस्थायी रूप से दुकानें दिन में लगती हों और रात में अपने व्यापारी लोग उठा लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो डस्ट मतलब हम घरों का जो कूड़ा है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ गड्ढे प्राप्त हुए हैं जिनमें वो घरों का कूड़ा है वो ज़मीन के नीचे डाला जाता था। साथ ही
एक और बड़ी बात है कि मकान जो है वो मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे गलियों में खुलते हैं, अर्थात मुख्य सड़क पर इनका मार्ग मतलब दरवाज़ा ना होकर के पीछे की ओर है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, ये बात मतलब क्लियर तो नहीं है। हो सकता है कि कोई निजता जैसे मकान आदमी बनाता है, गेट पे पर्दा डालता है, तो ऐसा पीछे मकान होने का कारण मुख्य रोड से लोग पर्दा टाइप में पर्दा प्रथा का हो सकता है एक संकेत हो, या अन्य कोई कारण हो सकता है। इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं मिल पा रहा है। हम लोग मोहनजोदड़ो में प्राप्त मकानों की संरचना पर ध्यान देंगे। मकान जो है आंगन बीच में होता है इनमें, और चारों तरफ कमरे, बरामदे, कमरे के आगे छोटा बरामदा। रसोई घर अलग से कहीं नहीं मिला है, शायद बरामदों में ही किनारों पर रसोई घर का कार्य होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी कोने पर साइड में ऐसा विद्वान मानते हैं कि वहाँ धुआं जो है उसके अवशेष मिले हैं। आंगन में एक कुआं प्राप्त हुए हैं प्रत्येक आंगन में, और उसके निकट ही एक पत्थर रखा हुआ मिला है। इससे साबित होता है कि नहाने वगैरह के लिए उपयोग में इस लाया जाता होगा। दीवारें अत्यधिक मोटी हैं, क्या कारण रहा होगा इसका? इसके संबंध में कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, मकान कई मंजिल रहे होंगे। कुछ का मानना है कि उस समय मकान मोटे बनाए जाते थे, तो क्या कारण है ये जानना तो मुश्किल है। मोहनजोदड़ो में एक विशेष क्षेत्र, एक जगह मिली है जहाँ पर एक बड़े भवन के अवशेष मिले हैं। बड़े भवन का मतलब हो सकता है कोई बड़ा व्यापारी, कोई मतलब नगर प्रमुख अथवा अन्य कोई व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, पुजारी वगैरह रहा हो। इसमें 2 आंगन हैं, तो कुछ विद्वानों ने इसे महल कहा है। साथ साथ इसमें छोटे छोटे 2 आवास भी बने हुए हैं। हो सकता है कि ये आवास उस मकान में जो कर्मचारियों के रहने के लिए हों। और हाँ, यहाँ के मकानों में एक और बात यह है कि प्रकाश की, कमरों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए कोई जाली आधुनिक प्रकार से नहीं, परंतु झरोखे जरूर हैं, और उन झरोखों को गवाक्ष और ब्रिटिश कालीन अधिकारियों ने उन्हें बुल आई टाइप में, मतलब गोल गोल झरोखे, उसको प्रकाश और आवाज आने के लिए। तो मैं कह रहा था कि एक विशेष क्षेत्र जो है वहाँ से एक बड़े महल मकान का जो अवशेष मिले हैं, तो हो सकता है किसी उच्च अधिकारी या धनी व्यक्ति का आवास रहा हो। इसके साथ साथ एक जगह से, मोहनजोदड़ो में एक जगह से छोटी छोटी जो मतलब जो कहेंगे हट या झोपड़ी टाइप में जो मिले हैं छोटे छोटे श्रमिकों के मकान। यहाँ करीबन 15 से 16 छोटे मकान हैं, और इनमें ऐसा माना जाता है जो एक दूसरे की ईंटें जोड़ने का तरीका है वो कैसा है, दीवारों की जुड़ाई जो है उसको कैसे किया गया है कि जैसे वर्तमान में पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से सीधा ऊपर की ओर, अर्थात पृथ्वी के समतल से 90 डिग्री की कोण की ओर जो दीवारें बनाई जाती हैं, उसी विधि का उपयोग किया गया है। गुरुत्व केंद्र से मकान सुमेलित किस प्रकार से किया जाता होगा वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ, सभी उसी तरीके से जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ जुड़ाई की जाती है, बिल्डिंगें उठाई जाती हैं, मकान जो है वो समतल से 90 डिग्री पर दीवारें, तो ऐसे सारी संरचनाएं, दीवारों की संरचनाएं प्राप्त हुई। अभी जो हमने प्रमुख 4 नगर बताए थे, बनावली हरियाणा हिसार में, वहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे तांबे के बाणाग्र। बाणाग्र का मतलब जो तीर होता है उसके ये आगे का भाग,
चूँकि अधिक लंबे समय से वो जो है ऐसे से तो गल गया होगा, लेकिन ये भाग मोटा होता है तो ये बाणाग्र भाग जो है ये मिला है। साथ साथ में मोहरें, छापा जो मोहर नहीं होती वो, और अभिलिखित मुद्रा भी प्राप्त हुई है। अब कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये सरस्वती और विश्ववती नदियों के मध्य में है। दो नदियाँ, जो कि सरस्वती लुप्त हो गई है, अभी भी उस पर कार्य, अभी भी सरस्वती नदी के बारे में उत्खनन और बहुत सारे कार्य वहाँ की सरकार चला रही है पानी के संबंध में। तो सरस्वती और विश्ववती नदियों, दो नदियों के मध्य में है। यह प्राग हड़प्पा कालीन यानी प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थलों में से एक है। इसके प्रमुख उत्खनन कार्य में जो चीज़ें मिली हैं उनके संबंध में कृषि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि साक्ष्य में जैसे हल का प्रयोग किया गया, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हुआ। मीन्स एक गांव से जब कस्बा बनता है उस स्थिति का ये शहर था, और कृषि प्रधान जो है कस्बा था। तो ये जो है कालीबंगा, हरियाणा, हिसार, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में एक शहर लोथल है जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिलों में है। ये सरगावाला के निकट है। साबरमती और भुगवा, ये जो दो नदियाँ हैं, इन दोनों नदियों के मध्य में, ये भी दो नदियों के मध्य में है। और जो यहाँ एक बड़ी अजीब चीज़ मिली है कि जैसे किसी बर्तन को उसमें कोई फल फ्रूट आदि आदि भर करके रख दिए जाते हैं, और उस बर्तन का जो मुख है वो नीचे करके उसके ऊपर से आग जला करके, मतलब जो पकाने की विधि है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये लोथल की एक अलग बात है। बाणाग्र मैंने जो ये बताया ये भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और ऐसा माना जाता है कि लोथल में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मातृ देवी की मूर्ति और बैल की मिट्टी का खिलौना, ये जगह जो है गुमला, जो कि बलूचिस्तान शायद है, अहमद हसन बलूचिस्तान के जो जगह है गोमल घाटी, बलूचिस्तान नहीं, ये गोमल घाटी जो भारत अफगानिस्तान के रास्ते में पड़ती है वहाँ पर है। वहीं से ये एक मातृ देवी की मूर्ति और बैल की हड्डी के खिलौने ये वहीं से प्राप्त हुए। हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्या नाम, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मुख्य रूप से कैसे हुआ। मुख्य रूप से इसका व्यापार से जुड़ाव होने के कारण अधिक व्यापार हो गया। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ कृषि थी, और इसका मुख्य कारण था अत्यधिक अनाज का उत्पादन होना। इसी कारण जब अत्यधिक अनाज उत्पन्न हुआ तो इसका परिवर्तन व्यापार में हो गया। और एक यहाँ से अजीब बात ये मिलती है कि यहाँ पर आटा जो बनाया जाता था वो आधुनिक चक्की, जो प्राचीन काल में हमारे भारतीय समाज में जिसको चक्की से आटा बनाया जाता था, ऐसा नहीं था। वहाँ आटा जो है वो कूट के किसी पत्थर में अनाज को डाल के और उसको बार बार कूट के गेहूँ को आटा बनाया जाता था। गेहूँ और क्या नाम उसका, जौ का ज़्यादा उत्पादन था। तो कूट के, हाँ हम ये कह रहे थे कि वस्तु विनिमय के आधार पर किसी भी वस्तु के मूल्य का आधार जो था, मतलब वस्तु विनिमय की जाती थी, तो किसी वस्तु का कीमत निर्धारण वो भी जो है, अब वर्तमान में तो मुद्रा पद्धति है, तो किस चीज़ को कितना रेट है, क्या है, ये सब निर्धारण जो है वो अनाज ही करता था। मीन्स अनाज के आधार पर ही किया जाता था। व्यापार में अदृश्य रूप से जो भी था
वो किसी का व्यापार हो, लेकिन उसका मूल आधार जो था वो अनाज ही था। और अनाज आधारित व्यापारिक प्रणाली, विनिमय प्रणाली थी वो थी। एक अभिलेख है बेबीलोन से प्राप्त हुआ है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार है, उसके लिए हिलुमन, मगन, मेलूहा आदि से व्यापार का वर्णन है। और मेलूहा के व्यापारी अगेड़ बंदरगाह पर आते थे, ऐसा भी प्राप्त हुआ है। ये अपना सामान उतारते थे। यहाँ पर एक कोई देवी रही है, उनका मंदिर जहाँ पर व्यापारी अपने साथ लाए गए वस्तुओं को मतलब मंदिर में चढ़ाते थे, ऐसा माना गया है। एक जगह है वो क्या नाम, बहरीन, उसी को कहा गया हिलुमन बहरीन, जो वर्तमान में शायद आइलैंड, पता नहीं कौन जगह को कहते हैं। और कुछ विद्वान इसे लोथल भी मानते हैं, लोथल। तो हिलुमन कौन जगह है इस, ये अलग बात है, लेकिन हाँ यहाँ से जो है वो व्यापार जो होता था। मगन जो है मकरान तट पर स्थित था, और सितुगा मैंडोर जो है बलूचिस्तान में है। तो इसके लिए मगन मकरान तट जो है वहाँ के लिए कहा गया है। ऐसा कुछ अभिलेख प्राप्त हुआ होगा, या जो प्राचीन भाषाविद हैं उन्होंने जो भी इस तरीके से उसका स्पष्टीकरण दिया है वो है। विद्वान जो हैं वर्तमान में मेलूहा शब्द संपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको मेलूहा कहते हैं। अब कहाँ तक क्या है ये तो हमारे विद्वान ही जो कह सकते हैं, और उन्हीं के आधार पर हम लोग देखते जानते हैं। मैंने जैसे बताया कि व्यापार का मुख्य स्रोत विनिमय वस्तु, जिस मतलब विनिमय करने वाली वो अनाज थी। इसके साथ साथ में अन्य कुछ चीज़ें हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्फर जो है वो एक पत्थर का आभूषण है। और अंजन मोती, साथ साथ में आबनूस की लकड़ी। आबनूस जो है वो एक ऐसा, आबनूस को अपने यहाँ कत्था जो कि पान में लगा के लोग, पान का जो लाल कलर है वो उसी से आता है। तो आबनूस, ब्लैक वुड जिसे कहते, शायद काली उसकी लकड़ी रही होगी तो उसे ब्लैक वुड भी कहते हैं। तो उसका भी व्यापार होता था आबनूस की लकड़ी का। आबनूस की लकड़ी अभी तक ज्ञात सभी लकड़ियों में, जो लकड़ी होती है उनमें सर्वाधिक कठोर लकड़ी मानी जाती है। तो इसलिए ब्लैक वुड, आबनूस की लकड़ी, इसका सुरमा का, अंजन मोती का, इनका जो है वो व्यापार। लाइट चली गई है भाई, अब कुछ करें, पहले पुश करें इसको। लाइट चली जाने के कारण भाई वीडियो को रोकना पड़ा, और पता नहीं क्या हम बता रहे थे, थोड़ा दिक्कत हो गई। अब पुनः लाइट आई। तो व्यापारिक वस्तुएं, ऐसा मुझे लगता है उनके बारे में कुछ उस समय पत्थर, चूँकि अन्य चीज़ें थी नहीं, केवल तांबे का आविष्कार हुआ था, तांबा खोजा जा चुका था, और इसके साथ साथ तांबे से कांसा बनाया गया था। तो पत्थरों का ही व्यापार होता था अनाज के साथ साथ। ऐसे कहते हैं घिया पत्थर जो है, और लाइन स्टोन यानी खड़िया पत्थर, चकमक वो पत्थर जिसमें मतलब एक दूसरे से रगड़ने से बहुत ज़्यादा चिंगारी निकलते, ऐसा कोई पत्थर का खास वो होगा। और जिप्सम नहीं, पता नहीं क्या है, जिप्सम, सेल खड़ी, और एक पत्थर होता है जिसको कहते हैं जैस्पर पत्थर, एजिट या यस पत्थर। एक पत्थर है सज
पता नहीं कौन सा है, उसको भी मानते हैं कि कहीं किसी खास नदी से प्राप्त होता था, उसका भी व्यापार होता था। एक और पत्थर था, उसे लाजवर्द मणि कहा जाता था। ये शायद अफगानिस्तान में कहीं से प्राप्त होता था। मरगज पत्थर जो कि पामीर पठार से प्राप्त होता था। ऐसे कुछ पत्थरों का व्यापार होता था। अनाज, मुख्य रूप से अनाज और ये कुछ खास तरीके के पत्थर, इन्हीं का उस समय व्यापार होता था। और व्यापार विनिमय, ये सारा आधार जो था वो अनाज का था। साथियों, इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल, वैदिक युग, जो कि ऋग्वेद के समय का माना जाता है। तो उसकी शुरुआत अगले वीडियो में, हाँ, हम ये जरूर करेंगे आप लोगों से। ऐसा माना जाता है कि वैदिक कालीन जो आर्य आए वो इसी क्षेत्र से होकर के आए। और चूँकि जब कोई बाहरी आक्रमण होता है, कोई बाहरी लोग आते हैं, तो जो वहाँ के मूल लोग होते हैं उनके साथ संघर्ष होना एक आम बात है। और जब बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो दूसरे के क्षेत्र में जाता है, उसके साथ बहुत सारे साधन होते हैं, इसीलिए तो वो दूसरे के यहाँ जा पाता है। तो इसके बाद वैदिक युग आया। इसी युग में ये सारी सभ्यताएं जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। अब इसके कई कारण हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि नदियों के बाढ़ के कारण यहाँ से लोग चले गए और सिंधु घाटी सभ्यता विलीन हो गई, दक्षिण की ओर पलायन कर गए, पूर्व की ओर पलायन कर गए। कुछ लोगों का मानना है कि आर्यों के लगातार आक्रमण की वजह से ये लोग मारे गए, बच्चे से वो छोड़ छाड़ के अपना भाग गए। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। कारण क्या रहा वो अलग अलग बात है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद शुरू होती है वैदिक सभ्यता, वैदिक युग, आर्यों का आगमन। ये सब आपको अब अगले वीडियो में प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।